हेलो एवरीवन। इन दिस वीडियो हम पेपर 2 कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें से हमारी जर्नी यूनिट 5 तक आ चुकी है। हम यूनिट 5.1 का टॉपिक कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हम इंडियन विलेज स्टडी कर रहे हैं। इसमें थर्ड यूनिट है। सबसे पहले इंडियाज़ विलेज, उसके बाद हमने किया सिग्निफिकेंस और चेंजिंग पैटर्न। अब हम कर रहे हैं इंडियाज़ विलेज एज अ सोशल सिस्टम कि अगर हमने मेंशन किया था सिग्निफिकेंस में कि इंडियाज़ विलेज इज़ बेसिकली अ सोशल सिस्टम। तो व्हाट डू आई मीन बाय इंडियाज़ विलेज? अगर हम इसको इस टाइप से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं एक टिपिकल विलेज आपके सामने रख देता हूँ तो बहुत सी चीज़ें आपके मन में आएगी। कुछ है जो सोसाइटी से रिलेटेड है, उनमें से ये चीज़ें हैं हमने मेंशन किया। आप इसको एक अच्छे से डायग्राम बनाइए, उसको बाउंड्री कीजिए। तो अगर विलेज इंडियन विलेज पे कोई क्वेश्चन आता है, सोशल सिस्टम पे कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ये चीज़ें जो है मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है विलेज। विलेज जैसे ही हम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कास्ट, जो कि एक रियलिटी है। उसके बाद कास्ट है तो फिर हायरार्की है। हायरार्की मतलब कोई ऊपर नीचे, जैसे कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अगर विलेज है तो फिर ढेर सारे फेस्टिवल्स है, लाइक सोविंग से लेके रिपिंग से लेके ग्रेटर ट्रेडिशन से लिटिल ट्रेडिशन तक सारे फेस्टिवल्स आते हैं। उसके बाद विलेज में पर्टिकुलरली रिलीजन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बैकवर्ड रीजन पे हम लोग मोस्टली फोकस कर रहे हैं तो रिलीजन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, बिकॉज ये जो है ये लोगों के लिए एक बाइंडिंग फोर्स भी एक्ट करता है और एट द सेम टाइम डिवाइडिंग एजेंट भी काम करता है। एस.सी. दुबे की जो स्टडी है विलेज पे, उस पर उन्होंने लिखा था द डेक्कन विलेज, ठीक है। उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में उन्होंने मेंशन किया था, ठीक है। तो ये वही है, बाइंडिंग भी होता है और डिवाइडिंग भी होता है। उसके बाद हिंदू आफ्टर अगर हम विलेज की बात करते हैं तो जजमानी सिस्टम इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। जजमानी सिस्टम के बारे में सेपरेट वीडियोस है जो आपको देखना है, क्योंकि ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, 10 मार्कर, बहुत बार पूछा है और बहुत बार पूछा जाएगा। ये हो गया जजमानी सिस्टम के बारे में। ये बेसिकली एक एक्सचेंज है, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन वन कम्युनिटी टू अदर कम्युनिटी, ठीक है। जस्ट इसको ऐसे समझिए, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में जो एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विस का, उसको जजमानी सिस्टम कहते हैं। उसके बाद सेल्फ सफिशिएंट, देखिए सेल्फ रिलायंट भी होता है और सेल्फ सफिशिएंट भी होता है। इनको अगर हम विलेज में सारी चीज़ें बाहर की बंद भी कर दी तो भी सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए वो खाना भी खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम भी उनका खुद का ही है विलेज में। कास्ट पंचायत, अभी चलिए वो तो चीज़ सही है नहीं है वो तो डिबेट का बात है, बट दे ऑल्सो हैव देयर कोर्ट। उसके बाद दे ऑल्सो हैव चौकीदार्स, ठीक है। सो आप इसको ऐसे समझिए कि एक सेल्फ रिलायंट, एक सेल्फ मूविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पे काम करता है। सो ये बेसिक चीज़ें हो गई इंडियाज़ विलेज के बारे में। अगर हम उन्हीं को सम अप कर दे तो हम ये पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि अगर विलेज है तो कास्ट है तो हायरार्की, ठीक है। उसके बाद रिलीजन है, जजमानी सिस्टम है, सेल्फ रिलायंट है। अब सेटलमेंट पैटर्न के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि सेटलमेंट पैटर्न के बारे में क्वेश्चन है तो ये हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। उसके बाद सॉलिडेरिटी। मोस्टली अगर आप विलेजेस में जाएंगे ना तो ये होता है कि अरे ये मेरे गांव का लड़का है, ठीक है। सो दे फील प्राउड, एंड भले ही दो ग्रुप में झगड़ा हो रहा होगा तो ये देखेंगे कि पहले मेरे गांव वाला कौन सा है। सो अगर अरे ये वाला ए डैश मेरे गांव का है ना तो ही बिकम्स माई ब्रदर। तो देर इज सॉलिडेरिटी, देर इज फ्रैटर्निटी, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में तो आपने वो खाप पंचायत भी सुनी होगी कि पूरा गांव है भाई और पूरी लड़कियां बहन। सो इस टाइप का एक खाप पंचायत वगैरह सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन भी है वहाँ पे। तो ये सॉलिडेरिटी होती है। फैक्शनलिज्म, विलेज में बहुत सारे गुट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, कास्ट के ग्रुप्स, कम्युनिटी के ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, उसके बाद फैक्ट्स, सेक्ट्स, इन सारे लोगों के अलग अलग सॉर्ट ऑफ ग्रुप होते हैं। गेटोइजेशन, विलेज में गेटोइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये हिंदू बस्ती है, ये मुस्लिम बस्ती है, ठीक है। अब ये हिंदू मुस्लिम बस्ती को हम जूम करते हैं, ये ब्राह्मण बस्ती है, ठीक है। ये शूद्र बस्ती है, ये वैश्य बस्ती है, ये क्षत्रिय बस्ती, ठीक है।
इस टाइप से आप इसको ऐसे जूम करके देख लो, तो ये होता है गेटोइजेशन। ये गेटोइजेशन मेजोरिटी मतलब आपको समझ गया कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, और ये विद इन हिंदूज में ये 4 अलग अलग है। तो ये सेपरेटली बैठ के एक छोटे से एरिया में इनका एक काइंड ऑफ एनक्लोज्ड ये होगा, तो गेटोइजेशन। अब सेटलमेंट पैटर्न के बारे में समझते हैं। सेटलमेंट पैटर्न मतलब क्या होता है कि इंडिया में जो विलेजेस है उसमें किस टाइप के लोग कैसे रह रहे। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले डिस्पर्स्ड को ऐसे समझिए कि एक नदी जा रही है, रोड जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, और ये एकदम फैले हुए हैं, ठीक है। ये मोस्टली जो है हिल्स वगैरह में होता है, माउंटेन में, ठीक है। कि एक घर इधर, दूसरा घर 2 किलोमीटर के पार, सो एक घर से दूसरे घर तक जानते जाते जान निकल जाए। उसके न्यूक्लिएटेड, जैसे आप नॉर्दर्न इंडिया में देखोगे, ठीक है, ये गंगा जा रही है मान लो, ये यमुना जा रही है, तो ये पूरा जो सिटी एकदम टेंसली न्यूक्लिएटेड होगी। ये लीनियर, मान लीजिए कि ये रोड है, ये रोड जा रहा है, ठीक है, तो रिवर जा रही है, रेलवे जा रही है, दोनों साइड में बस्ती बस गई, तो ये लीनियर। आइसोलेटेड, ये रोड नदी जो भी जा रही है, कहीं पे एक बेचारा इन्होंने अपना एक घर बना लिया, तो आइसोलेटेड। पैटर्न्स ये है कुछ बेसिक पैटर्न, ठीक है। लीनियर आप समझ गए, रास्ता नदी। स्टार, मान लीजिए बहुत सारे रास्ते ऐसे मिलते हैं, तो स्टार। वाई शेप, 2 रास्ते मिलते हैं या एक रास्ता स्प्लिट होता है। सर्कुलर, मान लीजिए आप पॉन्ड है, ठीक है, तो ये बन गया सर्कुलर। रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर लेक है मान लीजिए, तो यहाँ बन गया। एल शेप, एक रोड ऐसे आ रहा है और एक रोड ऐसे आ रहा है, ये टी शेप भी बन जाएगा अगर आप करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए सोन नदी है ना, सोन रिवर, पटना वगैरह, तो ये विलेज, यहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से एक नदी आ रही है, और ये मिक्स हो गई, ठीक है। सो एक ये बन गया कॉन्फ्लुएंस का। उसके बाद नेबुलर, ये भी बेसिकली जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे तो जैसे कि वाराणसी है, जैसे मैं पर्सनली विजिट किया है, तो वहाँ पे वाराणसी, अयोध्या, अगर इस सिटीज़ में आप जाते हो तो आपको एक कोई मंदिर मस्जिद इसके अराउंड डेंसली पॉपुलेटेड ऐसा लोकेलिटी मिल जाएगी, तो उसको हम नेबुलर कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स में है अग्रेरियन रिलेशन। अगर हम अग्रेरियन रिलेशंस के बारे में, अग्रेरियन मतलब खेती से जो भी रिलेटेड रिलेशंस होते हैं, हम एग्रीरियन इन द सेंस आपको इसको समझिए कि विलेज में जो खेतीज होती है उससे जो डिराइव्ड ऑर्गन निकलते हैं उसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडियन विलेज उसमें भी एग्रीरियन रिलेशन के बारे में सोचते तो सबसे पहले होता है इंटर रिलेशन, मतलब एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी में एक होता है गिव एंड टेक का रिलेशन। उसके बाद डिवीजन ऑफ क्लास होता है, ठीक है, डिवीजन ऑफ कास्ट क्लास एक ही बात हो जाती है अगर विलेज है मोस्टली, तो अपर कास्ट कंट्रोल्स द इकोनॉमी, दैट इज समथिंग डिवीजन ऑफ कास्ट, ठीक है, ये अपर और लोअर कास्ट। उसका क्लास स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है, यही अब 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यही 2 जो ऊपर अपर कम्युनिटी होती है वो मोस्टली कैपिटल होल्ड करती है और इन लोगों के पास रिलेटिवली कम होता है। और लैंड लॉर्ड्स जो होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, इनमें भी बहुत सी कैटेगरी होती है कि ये 100 एकड़ के ऊपर वाला, ये 50 से 100 एकड़ वाला, ये 25 से 50 वाला, ये 10 वाला, ठीक है, 10 से नीचे वाले को तो लैंड ओनर भी नहीं कहेंगे एज पर एज विलेज इज कंसर्न। तो अब बहुत सारे जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म लिए गए, है ना। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एससी दुबे, याद आया, एससी दुबे ने जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सजेस्ट किया तो वो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही आएगा। लैंड रिफॉर्म आपको पता है, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, ठीक है, लैंड सीलिंग, उसके बाद टेनेंसी एक्सेट्रा, ये एक्ट पास हुए, तो ये लैंड रिफॉर्म माना जाता है इनको। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, सबसे पहले ऐसा था कि एक लैंडलॉर्ड 500 एकड़ ज़मीन थी, उसको अभी लैंड रिफॉर्म हो गया और 50 एकड़ की सीलिंग आ गई, तो इसके पास तो 50 बच गए, पर ये 450 जो था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो सबके पास 50-50 आ गए। नेक्स्ट जनरेशन में पॉपुलेशन आप जानते हैं उस टाइम पे 15-16 बच्चे भी होते थे, तो हम एवरेजली पकड़ लेते कि 5 बच्चे होते थे, तो भी पकड़ लीजिए 10 एकड़ बचता था। हर 10 बच्चे को अगर 4-4 भी बच्चे हो जाते थे या 5-5 भी बच्चे हो जाते थे तो फिर 2 एकड़, उसके बाद तो ये लैंड यूज़ करने लायक नहीं बचती थी, तो लैंड फ्रैगमेंटेशन। और ये डेटा कोट कर दीजिए, 86% फार्मर जो है इंडिया में स्मॉल और मीडियम फार्मर है। उसके बाद का जो मेन इशू था इविक्शन पे आता है कि
जो भी टेनेंट्स थे वो कल्टीवेटर बनने लग गए, तो ज़मींदार्स ने क्या किया, इन सबको निकाल दिया और 50 एकड़ अपना बच्चा, एक बच्चा, 50 एकड़ दूसरा बच्चा, फिर बीवी के नाम पे, बहन के नाम पे, ऐसे कर करके उन्होंने जो है अपने में ही सारी जो लूप होल्स निकाल के उन्होंने अपनी लैंड अपने पास ही रखी और जो टेनेंट्स थे उनको इविक्ट कर दिया। उसके बाद जो इंटरमीडिएट कास्ट थे, मतलब इनके जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन भी नहीं थी, बहुत कम ज़मीन भी नहीं थी, तो मतलब यहाँ पे थे, तो ये इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। नॉर्मली जो लोअर थे इनको भैया कुछ भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, इनकी कंडीशन वैसी ही रही और उन्होंने उतना ही सफ़र किया। उसके बाद ये जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड टाइप की फैमिली थी ये डिक्लाइन हो गई। बहुत सारा आपने देखा होगा कि रईस लोग, इनके पास 50 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ ज़मीन, तो अब जब लैंड रिफॉर्म हुए तो ये निकल गई, तो ऐसे बहुत से फैमिलीज थी, आने वाले 2 या 3 जनरेशन में वो भी ख़त्म हो गई। उसके बाद कमर्शियल फार्मर्स जो थे वो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो है उनमें सिग्निफिकेंट नंबर इंक्रीज़ हुआ। अगर आप पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी इन एरिया में देखें तो कमर्शियल फार्मर्स की जो नंबर है वो बहुत, प्रॉस्पेरिटी बहुत है। वही अगर अदर साइड के फार्मर्स पे जाते तो आज भी इंडिया में महाराष्ट्र में बहुत सारा फार्मर सुसाइड होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट। उसके बाद रिच फार्मर जो थे वो प्रॉस्पर कर गए, क्योंकि लैंड रिफॉर्म ने भली जो है लैंड सीलिंग रख दियो, बट बाकी जो डेवलपमेंटल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, हाइल्ड वैरायटी हुई, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। यही चीज़ जो थी वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी लीड कर गई, क्योंकि क्या हुआ, एजुकेशन वगैरह स्प्रेड हुआ, लोगों को नॉलेज आया, अवेयरनेस आया, इग्नोरेंस थोड़ा कम हुआ, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी, सोशल टेंशन भी जो है वो बढ़ा और अग्रेरियन अनरेस्ट जो है वो अपनी, कहते हैं उसको, एक सीमा पे, चरम सीमा पे पहुंच गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, एक छोटी सी केस स्टडी है जो कंडक्ट करी है पीसी जोशी ने। पीसी जोशी ने जो एक स्टडी कंडक्ट करी थी उसका एक बेसिक ये था, उन्होंने जो है ट्रेंड्स ढूंढे। ओके, सो उन्होंने ट्रेंड्स ढूंढे एग्रीकल्चर में या फिर विलेज में जो अग्रेरियन सिचुएशन थी उनमें उन्होंने ट्रेंड ढूंढा। ये ट्रेंड थे उनकी केस स्टडी के, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। डिक्लाइन हुआ है फ्यूडल और कस्टमर, फ्यूडल जो माइंडसेट जो मतलब ये थे लैंडलॉर्ड्स थे उनमें डिक्लाइन हुआ। फिर जो कस्टमरी मतलब राय बहादुर, ऐसे मान लीजिए कि कोई एक महाराष्ट्र में होता है कि पाटिल, इनामदार, ये जो कम्युनिटी है इनमें बहुत सारी, देशमुख फॉर दैट मैटर, बहुत सारी लैंड थी, तो एक कस्टमरी टाइप के लीडर्स थे जिनका भी रिलेटिवली स्टेटस जो है डिक्लाइन हो गया। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है टेनेंट्स का, और इविक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और कमर्शियल फार्मर्स है इनका नंबर बढ़ गया। ठीक है, अब लास्ट इसमें टॉपिक आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन विलेज। ठीक है, हम लोग अभी हमने इंडियन विलेज कवर किया, हमने सिग्निफिकेंट देख लिया, इंडिया विलेज एज सोशल सिस्टम हमने देख लिया, ट्रेडिशनल एंड चेंजिंग पैटर्न जो सेटलमेंट का है वो देख लिया, और इंटरकास्ट रिलेशन भी उसी में कवर हो गया, एंड अग्रेरियन रिलेशन जो है वो भी हमने स्टडी किए। अब लास्ट टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। तो अभी लास्ट टॉपिक हम जस्ट 10 मिनट्स में कवर करते हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।